हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड के केमिस्ट्री का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसके सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम जो आगे के बचे हुए 8 क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास 11th नंबर क्वेश्चन है ये, जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल डिजोल्व इन एन एल्कली सॉल्यूशन आफ्टर इट अंडरगोज रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो है हमारे पास अमीन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें ऐसे पूछ रहा है कि कौन से अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट्स के रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो एल्कली सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो हमारे पास एल्कली क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस को हम एल्कली बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट जो हमारे प्राइमरी अमीन होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे प्राइमरी अमीन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड में सेकेंडरी, डी में टर्सरी। तो चलिए देखते हैं हम। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन है उसमें दे रखा है हमें। पहले तो हम ये बताते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl, यानी कि इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। अब इसको अलग अलग अमीन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें हम रिएक्शन देखते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट लिया C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब हम इसकी प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करते हैं CH3NH2। इससे रिएक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आएगा C6H5SO2NH और CH3। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा इससे रिएक्ट होने के बाद। अब इसमें फर्दर कह रहे हैं कि हम उसकी एल्कली सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेंगे। एल्कली मीन्स वाटर सोल्यूबल बेस। हम इसकी रिएक्शन करेंगे, जैसे हमने एक एल्कली यहाँ पे ले लिया KOH के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो भी हमारा कैसा रहेगा, वाटर सोल्यूबल रहेगा, SO2NKCH3। ये जो कंपाउंड बना है इस KOH के अंदर डिजोल्व हो गया, यानी कि ये हमारा क्या था, सोल्यूबल इन एल्कली। एल्कली के पास सोल्यूबल था इस हाइड्रोजन की वजह से। ठीक है, अब यदि यहाँ पे सेकेंडरी से करते तो ये सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, तो फिर क्या है, ये इससे रिएक्शन करता ही नहीं आगे फर्दर। ठीक है, सोल्यूबल इन एल्कली यानी कि एल्कली के अंदर ये सोल्यूबल नहीं होता, वो हमारा सेकेंडरी हो जाता है और उसके बाद वाले रिएक्ट नहीं करेंगे। तो सिर्फ ये प्राइमरी के लिए प्राइमरी साथ देगा, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन से जो प्रोडक्ट बनेगा वही एल्कली के अंदर सोल्यूबल होगा। तो चलिए देखते हैं अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें एक रिएक्शन दे रखा है पूरा, और इसमें एंड प्रोडक्ट पूछा है हमें। सबसे पहले हमें इसके अंदर फिनोल गिवन है। अब देखो ये रिएक्शन करके देखते हैं कि हमने सबसे पहले क्या ले रखा है, यहाँ पे फिनोल। हमने यहाँ पे फिनोल लिया। फिनोल का रिएक्शन यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है। बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो फिनोक्साइड आयन बन जाएगा, ये सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड ONA। ये हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड बन गया। अब अगले स्टेप में इसके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इसको, और हीटिंग भी है यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पे इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ओइक एसिड ग्रुप बन जाएगा। ये हमारे पास सोडियम सैलिसिलेट बन जाएगा। ये हमारे पास सोडियम, चलो यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम सैलिसाइलेट, और ये हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड बना था, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, अब फर्दर इसमें कह रहा है कि उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस कर लिया हमने, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे जो Na है ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा सैलिसिलिक एसिड। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया।
सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अब इसमें फर्दर नेक्स्ट में रखेगी हमें अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहा है, इसको फर्दर रिएक्ट करवाएंगे इसको अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो ये वाला ग्रुप इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, यानी कि हम इसका फर्दर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो एज इट इज रहेगा ओइक एसिड वाला ग्रुप तो, और ये जो हमारा था H यहाँ से हट जाएगा और ये वाला ग्रुप इसके ऊपर अटैच हो जाएगा COCH3। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये आईयूपैक नेम है, ये नहीं कि हम इसका आईयूपैक नेम बोल सकते हैं, लेकिन इसको फेमसली नोन किसे जानते हैं हम, एस्पिरिन। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है इसको एस्पिरिन बोला जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड, नहीं सैलिसिलिक एसिड, तो यहाँ पे बना था सी। क्वेश्चन में एंड प्रोडक्ट पूछा है, यदि ए पूछता हमारे पास तो सोडियम फिनोक्साइड, बी हमारे पास सोडियम सैलिसिलेट, और सी हमारे पास सैलिसिलिक एसिड, और डी हमारे पास एस्पिरिन। प्रोडक्ट तो इसमें सारे दिए हैं, सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड से बना नहीं, फिनाइल एसीटेट। हमारा कौन सा जो फाइनल प्रोडक्ट है, एस्पिरिन, यानी कि हमारा डी ऑप्शन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एनिलीन ऑन ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारे पास दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हम यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एनिलीन। ये हमारे पास एनिलीन है, इसका हमें ऑक्सीडेशन करना है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें दे रखे हैं सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 और साथ में H2SO4। ठीक है, हमारे साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी दे रखा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसके पैरा पोजीशन पे, और जहाँ पे अमीन ग्रुप था दोनों पोजीशन पे ऑक्सीजन ऐड, यानी कि ऑक्सीडेशन बोला हमें ऑक्सीजन ऐड करनी है। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास मिला है ये है पैरा बेंजोक्विनोन, पैरा बेंजोक्विनोन, या फिर इसका वैसे इसको क्यूनोन भी बोलते हैं, अकेला क्यूनोन भी, या फिर पैरा बेंजोक्विनोन भी, सिर्फ क्यूनोन या फिर बेंजोक्विनोन। अब ऑप्शन में दे रखा पैरा बेंजोक्विनोन, यदि ये ना देख के हमें ऑप्शन में क्यूनोन दे तो वही आंसर होगा इसका। ठीक है, हमारे पास इसका ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का डी। तो चलिए देखते हैं अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर हैविंग द 3 aqueous solution of potassium sulfate labeled as XYZ with the concentration of 0.001 मोलर, नेक्स्ट दे रखा है 0.01 मोलर, नेक्स्ट दे रखा है 0.1 मोलर रेस्पेक्टिवली। चाहे ऐसे हमें आगे तक कितने ही दें। और एक बात याद रखनी, इस क्वेश्चन में आगे हमें पूछा है द वैल्यू ऑफ वन टफ फैक्टर फॉर दीज 3 सॉल्यूशन। तीनों सॉल्यूशन के लिए वन टफ फैक्टर की वैल्यू, हमें 3 सॉल्यूशन दे रखे 0.001 मोलर। ठीक है, आगे दे रखे 0.01 मोलर, और उससे नेक्स्ट ऑप्शन में है 0.1 मोलर। तो हमें ये याद रखना है वन टफ फैक्टर इस मोलरिटी वाली टर्म के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है। और पोटेशियम सल्फेट है, तीनों सॉल्यूशन में आयन सेम रहेंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। यदि यहाँ पे इनकी मोलरिटी डिफरेंट होती, ये सॉल्यूशन अलग अलग के होते, तब देखते हम इसे नंबर ऑफ आयंस जिसके ज़्यादा होते उसकी फिर हमारा वन टफ फैक्टर ज़्यादा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 to 18, जिनमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है, फर्स्ट को असर्शन, सेकंड को रीजन बोल रहे हैं। सेलेक्ट आंसर को हमें एक उसमें से सेलेक्ट करना है। अब उसको ABCD तरीके से आंसर देना है। ए के लिए हमें जस्ट बोथ असर्शन रीजन ट्रू हो और ट्रू रीजन भी उसका ट्रू हो, इसके लिए हमें ऑप्शन इसमें गिवन है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। बी फर्स्ट ऑप्शन के लिए दोनों असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, और असर्शन जो है रीजन को एक्सप्लेन भी करना चाहिए। ऑप्शन बी के लिए असर्शन रीजन दोनों सही होने चाहिए और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं होना चाहिए।
और ऑप्शन सी के अंदर हमें असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, और ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे रहेगा असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 हमें यहाँ पे क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके अंदर असर्शन दे रखा है कि इथेनोइक एसिड के अंदर जो मोलर कंडक्टेंस है 0.1 मोलर इथेनोइक एसिड के लिए और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है 0.1 नॉर्मल इथेनोइक एसिड के लिए सेम होगी। तो यहाँ पे असर्शन में ऐसा बोला गया है और रीजन के अंदर कह रहा है दीज डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, कि ये जो दोनों डिपेंड टर्म्स हैं कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कंसंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड करती है मोलैरिटी और नॉर्मलिटी डायरेक्ट, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है इसका, क्योंकि मोलैरिटी और नॉर्मलिटी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेंगी। और जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन किसके लिए 0.1 मोलर सॉल्यूशन और 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन, दोनों के लिए सेम हो जाएगी, क्योंकि इथेनोइक एसिड का एन फैक्टर भी 1 होता है, तो इस दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो हमारे पास फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है और ये सेकंड वाली हमारे पास फॉल्स हो गई। तो हमारे पास इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि असर्शन जो है वो तो ट्रू है लेकिन रीजन क्या है, गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास असर्शन, उसके अंदर कह रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर कह रहा है कि जो असर्शन है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी के कंपैरिजन के अंदर। तो ये हमारे पास ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ऐसा ही होता है, जो बैकवर्ड रिएक्शन होती है उसको ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी फॉरवर्ड की बजाय। अब इसमें कह रहा है इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई देन द रिएक्शन इज स्लो। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा देनी पड़ेगी रिएक्शन उतनी स्लो होगी, जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी हमें देनी पड़ेगी रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि ये सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करती तो फिर हमारा आंसर ए होता। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट दे रखा हमें असर्शन लैंथेनोइड सोइल लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वेरेज एक्टिनोइड सोइल लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनोइड ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये नहीं लिमिटेड नंबर, ज़्यादा नहीं करते, लिमिटेड नंबर है, ये ट्रू है, ठीक है। और एक्टिनोइड्स लार्ज नंबर शो करते हैं, ये बात भी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कह रहे हैं एनर्जी जो गैप है बिटवीन 4F 5D 6S सबसेल इज स्मॉल। नहीं, ये स्मॉल नहीं होता, बल्कि 5F 60 और 7S के अंदर स्मॉल होता है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा है, स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, फॉल्स। हमारा जो रीजन है वो फॉल्स है और असर्शन करेक्ट है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारे 17th क्वेश्चन में। अब हमें लास्ट क्वेश्चन दे रखा है इस पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का जो हमारा MCQ वाला पार्ट था, उसमें फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इसके असर्शन के अंदर एनिलीन इज मोर बेसिक देन इथाइल अमीन। एनिलीन जो है ज़्यादा बेसिक होगा इथाइल अमीन से नहीं। एनिलीन के अंदर ये ज़्यादा बेसिक क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा एनिलीन है इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके रिजोनेंस में चले जाएंगे, बल्कि इसके अंदर ऐसा कोई रिजोनेंस वाला सिस्टम नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ही हमारी क्या है, फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी गलत हो गई। अब जो इसके अंदर रीजन दे रखा है द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन। जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है बेंजीन के साथ, जैसा अभी हमने यहाँ पे बताया, एंड बिकम लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन बिकॉज ऑफ रिजोनेंस। और रिजोनेंस की वजह से प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल होगा ही नहीं, इसलिए ये क्या रहेगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है जो अभी बताई थी हमने, लेकिन इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है वो फॉल्स है, इसलिए ये हमारे पास ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अंदर क्या बताना था कि जो हमारा असर्शन है वो गलत है और डी जो हमारा रीजन है वो ट्रू के लिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। तो ये हमारे क्वेश्चन थे असर्शन और रीजन वाले। इसके बाद हमारे पास बी पार्ट जो है, बी सेक्शन, जिसमें 1 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम उनको सोल्व करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।